गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने प्रकाशिकी चैप्टर में परावर्तन के जैसे अपने गोलीय दर्पण से परावर्तन पढ़ लिया था, समतल दर्पण से परावर्तन पढ़ लिया था। उसके बाद में अपने अपवर्तन पढ़ा था, लेंस से अपवर्तन। फिर अपने अपवर्तन के जैसे कुछ उदाहरण देखे थे कि कौन सी घटनाएं हैं जो अपवर्तन पर आधारित है। जैसे तारों का टिमटिमाना था, सूर्योदय सूर्यास्त था, द्रव्य के भरे से जो पेंदा था वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। उसके बाद में अपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़े थे, उसके उदाहरण देखे थे जैसे हीरा, प्रकाशिक तंतु और मरीचिका। अब इनके आधार पर जो युक्तियाँ होती है वो अपन पढ़ते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है प्रिज्म। तो बात करते हैं कि पहले प्रिज्म होता क्या है। तो एक प्रिज्म होता है ऐसा समांगी जो पारदर्शी माध्यम ऐसा हो जो दो अपवर्तक पृष्ठों से कम दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ हो। जैसे अपन चित्र में देख सकते हैं कि ए बी और ए ई, ये ए सी, ये दो अपवर्तक पृष्ठ है और इसके बीच में जो ये पारदर्शी माध्यम है ये घिरा हुआ है। तो ये जो ए बी सी हो गया, ये हो गया अपना प्रिज्म। अब जो दोनों अपवर्तक पृष्ठ होते हैं अपने ए बी और ए सी, इन दोनों के बीच बनने वाला जो कोण होता है वो कहलाता है प्रिज्म कोण। जैसे अपन ने डिनोट कर रखा है ऊपर, ए से ये वाला जो कोण है ये हो गया अपना प्रिज्म कोण। ठीक है। अब अपन ने इसके लिए देखते हैं कि प्रिज्म के ऊपर एक कोई प्रकाश किरण आ रही है एम डी। ठीक है, जैसे ये आ रही है एम डी, ये आती हुई प्रिज्म की जैसे एक बिंदु ले लिया डी, वहाँ पर आपतित होती है। तो अपन ने डी बिंदु पर एक अभिलंब खींचा है पी ई, जैसे ये वाला रहा पी ई अभिलंब है। इसके अंदर ऊपर है पृष्ठ ए बी के ऊपर, इसके साथ में ये जो अपनी है आई कोण बनाते हुए आपतित किरण है जो आपतित हो रही है। अब जब भी कोई प्रकाश किरण जैसे ए बी पर आपतित हुई, वायु से आई है, प्रिज्म के अंदर जा रही है जो अपनी प्रकाश किरण है, जैसे अपन ने बिंदु से डिनोट कर रखा है डी एफ, ये वाली है ये जो प्रिज्म से गुजर रही है। अब अपन ने देखे कि एक पर जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है तो वो अपने मूल पथ से विचलित होती है। ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो ये बिंदु डी पर जैसे इसको जाना चाहिए था डी जी दिशा में, इस दिशा में जाना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ नहीं जाके थोड़ी सी अपने मार्ग से विचलित होती है और जो अभिलंब अपन ने खींचा था उससे मान लेते हैं कि R1 कोण बनाते हुए वो प्रिज्म के अंदर प्रवेश करती है। अब प्रिज्म का जो दूसरा बिंदु है अपन देख रहे हैं F, इस F के ऊपर ये वापस पुनः बिंदु F पर जाएगी। तो अब ये प्रिज्म से वायु में जा रही है तो वापस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो यहाँ पर फिर से अपवर्तन की घटना होगी और ये थोड़े से विलंब से विचलित होकर किरण एफ एन के रूप में बाहर निकल जाएगी। ये देखो, ये जो किरण है एफ एन ये बाहर आ गई। अब अपन इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखा है बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये कैसे हुआ कि जो ये अभिलंब है पी ई, इसके ऊपर है पृष्ठ ए बी के ऊपर जो अभिलंब है, अब देखो एंगल ए डी ई, ये वाला एंगल, ये वाला टोटल एंगल कितना हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि ये विलंब है। इसी प्रकार अपन इस साइड में देखेंगे कि एंगल ए एफ ई, तो एंगल ए एफ ई, एंगल ए एफ ई ये भी 90 डिग्री का होगा क्योंकि ये भी क्या है अभिलंब है। अब दोनों कोणों का अपन ने योग देख लिया, कोण ए डी ई प्लस ए एफ ई, ये कितना हो गया 180 डिग्री। 90 प्लस का 90 दोनों को योग मिला के कितना हो गया 180 डिग्री। अब अपन बात करते हैं चतुर्भुज ए डी ई एफ की। किसकी? चतुर्भुज ए डी ई एफ, ये वाला चतुर्भुज टोटल। अब इस चतुर्भुज में अपन देखेंगे जो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब दो कोण अपन पहले से प्रूफ कर चुके हैं कि दो कोण इसके जैसे एंगल ए डी ई और एंगल ए एफ ई, इन दोनों का योग कितना आया था 90 डिग्री। ठीक है, अब दोनों का योग 180 डिग्री आया था, दोनों 90 डिग्री के थे। अब दो कोण 180 डिग्री हो गए, टोटल चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो शेष दो कोण भी कितने बच गए अपने
180 डिग्री के। तो अपन ने लिख लिया कि जो शेष दो कोण हैं वो 180 डिग्री के होंगे। तो अपन ने कह दिया कि एंगल DAF प्लस एंगल DEF दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। अब अपन नीचे वाला चतुर्भुज लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज DEF, नीचे वाला है त्रिभुज DEF। तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब ऊपर वाले जैसे अपन ने एंगल दिखा रखे हैं कि ये फर्स्ट वाला एंगल R1 है, दूसरे वाला एंगल R2 है और तीसरे वाला एंगल DEF है। तो एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल DEF तीनों का योग कितना हो जाएगा अपने 180 डिग्री। अब इन तीनों का योग 180 डिग्री हो गया तो अपन ने एंगल DEF का मान ज्ञात कर लिया। देखो ये तीनों का योग 180 डिग्री अपन ने लिख दिया। अब एंगल DEF निकालना है अपन को, तो ये R1 प्लस का R2 जो एंगल है वो उस साइड में चले जाएंगे। तो एंगल DEF बराबर कितना आ गया 180 माइनस का R1 प्लस का R2। अब देखो अपन ने समीकरण नंबर 2 में बात करें, अपन एक एंगल DAF है और एंगल DEF है, दोनों का योग 180 डिग्री है। अपन ने इस समीकरण में एंगल अपने किसका मान निकाल लिया DEF का मान निकाल लिया। तो एंगल जो कोण DEF का जो मान है वो अपन उस समीकरण में रख देंगे 2 में। अब देखो एंगल DAF ये क्या है, दोनों अपवर्तक पृष्ठों प्रिज्म की AB व AC के बीच बनने वाला कोण है। तो ये बीच में बनने वाला कोण अपने क्या कहलाता है, दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है। और इसको अपन ने कैपिटल A से डिनोट करते हैं। तो अपन ने इसको एक बार कैपिटल A से डिनोट कर रखा है। तो ये कितना आ गया कि अपन ने इसकी जगह देखो एंगल DAF की जगह अपन ने रख दिया A प्लस DEF का मान अपन ने यहाँ से रख दिया। तो 180 माइनस का R1 प्लस का R2 बराबर 180। तो देखो 180 से 180 कैंसिल हो गया। तो एंगल R1 प्लस का R2 बराबर कितना हो गया A। अब अपन बात करते हैं ऊपर वाले त्रिभुज की, त्रिभुज DGF की, त्रिभुज DGF या अपन लिख रखा है कि त्रिभुज GDF में। यहाँ देखो ऊपर एक एंगल डिनोट कर रखा है अपन ने, ये वाला डेल, कौन सा डेल, डेल है विचलन कोण। अब विचलन कोण क्या होता है कि जो आपकी अपवर्तित किरण है या जो अपन अगर प्रिज्म में बात करें कि अपने जो प्रिज्म से निकलने वाली जो अंतिम निर्गत किरण है, तो यहाँ पर कौन सी निर्गत किरण है, ये वाली जो अपन ने नीचे से दिखा रही है FN। ठीक है, ये निर्गत किरण है और ये आपतित किरण है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण। अपन इस प्रकार कह सकते हैं कि जो अपने निर्गत किरण है वो अपने मूल दिशा मतलब आपतित किरण की दिशा से जितना कोण पर वो विचलित हो जाती है वो इसका क्या कहलाता है, विचलन कोण। तो अपन ने देखो इसे आपतित किरण है MD, इसको आगे बढ़ाया और निर्गत किरण है इसको अपन ने पीछे बढ़ाया। तो जो दोनों जिस बिंदु पर मिले उसके बीच का जो विचलन कोण हो गया डेल, इसको अपन ने कह दिया विचलन कोण। तो इस विचलन कोण का अपन को मान ज्ञात करना है। तो विचलन कोण का मान ज्ञात करने के लिए देखो नीचे अपन ने लिख दिया, जो ये डेल है जो ये क्या है, त्रिभुज GDF का बहिष्कोण है। क्या है, बहिष्कोण है त्रिभुज GDF का। अब अपन को ये पता है कि जो बहिष्कोण होता है उसे बहिष्कोण का मान त्रिभुज के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है। अब अंतः कोण देखो कौन कौन से हैं, जो G के साथ है वो अपन अंतः कोण लेते नहीं है, उसके अतिरिक्त जो दो कोण बच गए वो अंतः कोण हो गए। तो अपन ने ये लिख रखा है एक एंगल I माइनस का R1 और दूसरा लिख रखा है E माइनस का R2। अब ये कैसे आया, तो ये देखो बाहर जो टोटल एंगल बन रहा है M PDM ये वाला, ये है I, कितना है I। तो ये अगर I है तो ये जो शीर्षाभिमुख कोण बनेगा देखो D पर, तो ये टोटल भी ये इधर वाला भी कितना होगा I होगा। लेकिन इस I में से अपन देखें कि जो नीचे वाला जो एंगल है वो अपन ने लिख रखा है R1, जो आपकी जो प्रिज्म के अंदर जो जाने वाली प्रकाश किरण है वो R1 कोण बनाते हुए गई है। तो एक तो एंगल R1 हो गया, टोटल का योग कितना होना चाहिए था I। शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोणों का मान बराबर होगा। तो इधर वाला I है तो इधर वाला भी I होना चाहिए। I में से एक R1 हो गया तो दूसरा कितना बच गया I माइनस का R1। ठीक है। और इधर से देखो ये टोटल है E, ये वाला एंगल जो है टोटल E है। अब ये E है तो ये टोटल भी E होना चाहिए आपके वाला शीर्षाभिमुख कोण है। अब इसमें से आपको पता है कि एक को अपन ने R2 लिख दिया,
कितना लिख दिया R2 कि ये R1 कोण बनाते हुए आई थी और इसकी जो प्रिज्म की जो दूसरी सरफेस है उस पर R2 कोण बनाते हुए आपतित हुई और E कोण बनाते हुए निर्गत हो गई। अब अगर ये E है तो ये भी टोटल मिला के कितना होगा, E होगा। दोनों कोणों का योग, जैसे भाई शीर्षाभिमुख कोण है तो ये E होगा, तो ये दोनों कोण मिलके कितने होने चाहिए, E होना चाहिए। अब E में से एक एंगल को अपन ने क्या कह रखा है, R2 कह रखा है, तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा, E माइनस का R2। दोनों को जोड़ लो भाई, E माइनस R2 प्लस R2 बराबर कितना आना चाहिए, E आना चाहिए। शीर्षाभिमुख कोण तो आ रहा है, तो आपका जो विचलन कोण है डेल, उसका योग होना चाहिए त्रिभुज के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होना चाहिए। अंतः कोण देखो, एक हो गया I माइनस का R1, दूसरा हो गया E माइनस का R2। तो अपन ने लिख दिया कि ये 22 कोण है, इसके दोनों कोणों का योग इसके जो विचलन कोण के बराबर होगा। तो अपन ने लिख दिया डेल बराबर I माइनस का R1 प्लस का E माइनस का R2। I और E को अपन ने एक जगह कर लिया, I प्लस का E, अंदर बच गया माइनस का R1 प्लस का R2। ठीक है, अब देखो समीकरण नंबर ये वाली, R1 प्लस का R2 किसके बराबर है, ए के, प्रिज्म कोण के। भाई प्रिज्म कोण का मान है A, वो किसके बराबर आया था, R1 प्लस R2 के। तो यहाँ से अपन ने क्या किया, R1 प्लस R2 की जगह A रख दिया। तो अपना जो विचलन कोण अपन को कितना मिल गया, I प्लस का E माइनस का A। तो ये इस प्रकार अपन इसका विचलन कोण निकाल लिए हैं। अब देखो विचलन कोण निकालने के बाद में अपन बात करते हैं न्यूनतम विचलन कोण की, कि जो आपका विचलन कोण है डेल, उसका मान न्यूनतम किस स्थिति में होता है। तो देखो इसके लिए अपन को पता चलता है जनरली आपतन कोण और विचलन कोण का ग्राफ से। अब जिस विचलन कोण के ऊपर जब न्यूनतम विचलन कोण होगा तो आपतन कोण का मान आपको एक ही प्राप्त होगा। इसके लिए जो स्थिति देखी गई, न्यूनतम विचलन कोण, तो विचलन कोण का मान न्यूनतम तब होता है जब प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश किरण, जैसे चित्र में आप देखोगे तो प्रिज्म से गुजरने वाली कौन सी प्रकाश किरण है, DF है। कौन सी है, DF, ये वाली जो किरण है DF ये है। तो अब DF जो किरण है ये इसके आधार, तो इसका देखो आधार कौन सा हो गया, BC। जब ये DF इसके आधार BC के समांतर हो जाए, उस स्थिति में जो विचलन कोण का मान है डेल, वो होता है न्यूनतम। ठीक है, जब प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश किरण उसके आधार के समांतर हो जाती है, तो उस स्थिति में जो बनने वाला जो कोण होता है वो कहलाता है न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, तो यह आपका हो गया न्यूनतम विचलन कोण। तो इस स्थिति के लिए देखो, तो न्यूनतम विचलन कोण होगा तब जो एंगल I है वो बराबर हो जाएगा E के, क्योंकि जो अंदर वाले जो प्रकाश किरण है वो आधार के समांतर हो जाएगी। तो उस स्थिति में आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर हो जाएगा। और जो दोनों अपवर्तन कोण है, फर्स्ट पृष्ठ पर बनने वाला एंगल R1 और दूसरी पृष्ठ पर बनने वाला एंगल R2, दोनों का मान भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो R1 और R2 बराबर होते हैं और I है वो E के बराबर हो जाता है। ठीक है, और विचलन कोण जो न्यूनतम विचलन कोण है उसको अपन ने डिनोट कर दिया डेल M से, जो कि भाई अपने जो एंगल का मान है वो न्यूनतम है डेल M। ठीक है, अब देखो तो अब अपन ने जो पहले लिखा था कि विचलन कोण जो न्यूनतम विचलन कोण का मान आया था अपने कितना आया था, I प्लस का E माइनस का A। ठीक है, अब अपन बात करते हैं न्यूनतम विचलन कोण की। तो देखो I और E आपस में क्या है, बराबर है। तो इस समीकरण में अपने E की जगह क्या रख दिया, I रख दिया। तो I प्लस का I कितना हो गया, 2I और माइनस का A, और डेल की जगह अपन ने इसको डिनोट कर दिया डेल M से, क्योंकि इस स्थिति में जो कोण है विचलन कोण उसका मान कितना है, न्यूनतम है। तो यहाँ से देखो अपन ने क्या किया, I का मान निकालने हैं। तो ये जो A है माइनस का A, ये उधर गया तो क्या हो गया, प्लस का A, मतलब क्या आ गया, 2I इज इक्वल टू डेल M प्लस का A। अपन को I का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। बाई 2I बराबर डेल M प्लस A है, तो I बराबर क्या आ जाएगा, डेल M प्लस का A बट्टा 2। अब एक जो दूसरा पीछे अपन ने लिखा था कि जो दोनों अपवर्तन कोण है, फर्स्ट पृष्ठ AB पर और दोनों दूसरे पृष्ठ AC, दोनों पर बनने वाले अपन ने जो अपवर्तन कोण थे क्या लिए थे, R1 और R2। इन दोनों का योग कितना होता है, प्रिज्म कोण के बराबर होता है, A के बराबर। अब अपन ने देखा कि R1 और R2 आपस में बराबर हैं, कौन सी स्थिति में, जब विचलन कोण का मान क्या हो भाई, न्यूनतम हो। तो अपन ने क्या लिखा है यहाँ पर, R1 की जगह लिख दिया R, R2 की जगह भी क्या लिख दिया R। तो R प्लस का R कितना हो गया, 2R। तो 2R किसके बराबर हो गया, A के।
तो आर के मान किसके बराबर आ गया, ए बटा 2 के। तो आर बराबर क्या आ गया, ए बाई 2। अब अपन बात करते हैं स्नेल का अपवर्तन नियम। तो अपन ने जब अपवर्तन पढ़ा था कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दोनों माध्यमों को जो पृथक करती है पृथककारी पृष्ठ, वहाँ से वो अपने मूल पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो अपवर्तन के अपन ने नियम पढ़े थे। तो फर्स्ट नियम तो क्या था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं, एक तल के एक बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा अपन ने जो नियम पढ़ा था स्नेल का अपवर्तन नियम, वो क्या कहता था कि आपतन कोण की ज्या मतलब साइन और अपवर्तन कोण की ज्या, उन दोनों का जो अनुपात है वो नियत रहता है और दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात क्या कहता है कि साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है म्यू टू बटा म्यू वन। अपन ने लिख रखा है साइन आई बट्टा साइन आर बराबर म्यू। म्यू क्यों लिखा है, क्योंकि देखो म्यू टू अपन ने मान लिया कि प्रिज्म का अपवर्तनांक है, तो म्यू वन हो गया वायु का, और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, एक होता है। तो क्या आएगा, म्यू टू बटा एक बराबर म्यू टू, और अपन ने म्यू टू की जगह प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना मान रखा है, म्यू मान रखा है। तो साइन आई बटा साइन आर किसके बराबर आ गया, म्यू के। ठीक है, अब अपन अपवर्तनांक का मान ज्ञात करते हैं म्यू। तो म्यू बराबर क्या आ गया, देखो आई की जगह अपन ने आई का मान रख दिया, तो आई का मान देखो कितना आया था, ऊपर देखो डेल एम प्लस का ए बाई टू, तो साइन डेल एम प्लस का ए बाई टू, और बट्टे में देखो आर का मान आया था, तो आर का मान कितना है, ए बाई टू। तो अपन ने इसको लिख दिया अपन ने नीचे साइन ए बाई टू। तो ये अपने अपवर्तनांक का सूत्र आ गया म्यू बराबर साइन डेल एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। अब देखो ये फॉर्मूला है अपने याद रखने हैं आपको, जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पर इस प्रिज्म का एक प्रैक्टिकल और होता है। उस प्रैक्टिकल में क्या करना, आपको आपतन कोण और विचलन कोण के मान ज्ञात करने होते हैं। जैसे अपने अलग अलग आपतन कोण लिए, उस स्थिति में क्या विचलन कोण आएगा, ठीक है। और 6 रीडिंग लेके सबसे जो न्यूनतम विचलन कोण आता है वो अपन को नोट करना है कि भाई ये जो है विचलन कोण ये सबसे न्यूनतम आया है। ठीक है, मतलब डेल एम का मान पता चल गया। ए जो प्रिज्म कोण होता है जनरली कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री, क्योंकि वो ट्राइंगुलर सरफेस का होता है और जो उसकी जो भुजाएं होती है त्रिभुजाकार होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो ए का मान अपन को पता है, न्यूनतम विचलन कोण अपन ने यहाँ से निकाल लिया। तो दोनों का मान निकाल के अपन ने मतलब न्यूनतम विचलन कोण का मान तो अपन ज्ञात करेंगे और ए का मान अपन को पता होता है। तो दोनों की सहायता से अपन उस प्रिज्म के पदार्थ किस पदार्थ से बना हुआ है, भाई प्रिज्म किससे बना होता है, पारदर्शी माध्यम से। पारदर्शी माध्यम कांच भी होता है, पानी भी होता है, ठीक है। तो जिस पदार्थ से बना हुआ होता है उस पदार्थ का अपन क्या निकाल सकते हैं, अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में अपन न्यूनतम विचलन कोण की सहायता से जो प्रिज्म का जो पदार्थ है, कौन से पदार्थ से वो बना हुआ है, उसका अपन क्या निकाल सकते हैं, अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। अब अपन बात करते हैं पतले प्रिज्म के लिए। किसके लिए, पतले प्रिज्म के लिए। पतले प्रिज्म का मान है कि जो दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो बनने वाला जो कोण है, जो प्रिज्म कोण, उसका मान बहुत कम हो। क्या हो, बहुत कम हो। कि दो अपवर्तक पृष्ठ है, पर न्यूनतम कितने, कम से कम दो अपवर्तक पृष्ठ होने चाहिए। अपन ने मान लिया कि दो ही केवल अपवर्तक पृष्ठ है और उन दोनों का जो प्रिज्म कोण है बीच में बनने वाला वो बहुत कम है, लगभग 5 डिग्री के लगभग होना चाहिए, 5 डिग्री से कम ही होना चाहिए। उस स्थिति में अपन कह सकते हैं कि जो प्रिज्म है पतला कोण होता है, मतलब एंगल छोटा हो गया, ठीक है। अब अपन को पता है जब थीटा का मान बहुत बहुत छोटा होता है तो लघु कोण सन्निकट से साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के। साइन थीटा का मान किसके बराबर आ जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में जो आपका जो विचलन कोण है डेल एम, उसका मान भी क्या होगा, कम होगा। तो ऊपर वाले समीकरण देखो, म्यू बराबर साइन डेल एम प्लस ए बाई टू बटा साइन ए बाई टू। तो दोनों की जगह अपन क्या रख सकते हैं, ऊपर वाला भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा का मान किसके बराबर हो जाता है, थीटा के। जब कोण का मान क्या हो, बहुत कम हो, तो अपन ने डायरेक्ट यहाँ पर देखो क्या लिख दिया, साइन को उठा दिया, डेल एम प्लस ए बाई टू लिख दिया। नीचे भी क्या लिख दिया, साइन ए बाई टू था, साइन हटा दिया, क्या लिख दिया, ए बाई टू। अब क्या हुआ, नीचे वाले 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो केवल और केवल क्या बच गया, डेल एम प्लस ए अपॉन ए, ठीक है। तो ये म्यू का मान आ गया। अब अपन आगे कैलकुलेशन करते हैं। देखो देखो अब ये आ गया ए। अब ये इस नीचे वाले डेल एम प्लस ए अपॉन ए बराबर म्यू है, इस नीचे वाले ए को अपन ने गुणा कर दिया म्यू से, तो क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड में बन गया म्यू ए बराबर डेल एम प्लस का ए। तो देखो म्यू ए इज इक्वल टू डेल एम प्लस का ए अपने पास में ये आ गया, ठीक है। अब अपन को डेल एम का मान ज्ञात करना है, तो ये ए उधर चला गया, तो ये क्या बन गया, म्यू ए माइनस का ए
ए अपन ने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, म्यू माइनस का 1 गुणा ए। तो ये होता है न्यूनतम विचलन कोण, डेल म्यू डेल एम बराबर म्यू माइनस 1 कोष्टक गुणा में ए। ठीक है, तो ये अपन का आ गया न्यूनतम विचलन कोण। ये कौन सी स्थिति के लिए होता है, जब प्रिज्म कोण है उसका मान कम हो, अर्थात जो आपका प्रिज्म है वो कैसा हो भाई, पतला हो। अब अपन देखते हैं आपतन कोण और विचलन कोण में ग्राफ। ठीक है, तो इसके लिए देखो ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं, अलग अलग अपन आपतन कोण लेते हैं, उस स्थिति में अपन विचलन कोण को डिनोट करते हैं। तो देखो अपन ने वाई अक्ष पर ले लिया विचलन कोण, एक्स अक्ष पर ले लिया अपन ने आपतन कोण। ठीक है, अब अलग अलग आपतन कोण के ऊपर अपन विचलन कोण का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहले जैसे जैसे अपन आपतन कोण का मान बढ़ाते जा रहे हैं, विचलन कोण का मान कम होते जा रहा है। जैसे जैसे अपन जीरो से आगे की तरफ चले, विचलन कोण का मान देखो कम होता गया। अब फिर एक मान ऐसा आएगा आपतन कोण का जिसके ऊपर विचलन कोण का मान सबसे न्यूनतम हो जाएगा, जैसे ये रहा। और उसके बाद में जैसे जैसे अपन आपतन कोण बढ़ाएंगे विचलन कोण का मान बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये आपका जो न्यूनतम विचलन कोण मिला है इस बिंदु पर जो विचलन कोण का मान जो न्यूनतम है, उस स्थिति में आपको आपतन कोण का मतलब एक मान मिलेगा। ठीक है, और किसी पर भी देखो जैसे अपन यहाँ लेते हैं, अब यहाँ से देखो आपतन कोण के अपन को अगर डिनोट करते हैं तो दो मान मिलते हैं, तो ये रहा और दूसरा ये रहा। दोनों एक्सिस को काटेगा ये, एक तो ऊपर से नीचे आ रही है फिर नीचे से ऊपर जा रही है, तो दो मान मिलते हैं यहाँ पर। लेकिन न्यूनतम विचलन कोण पर आपको आपतन कोण का मान क्या मिलेगा, एक मिलेगा। इसीलिए जो अपन ने जो पीछे वाली स्थिति पढ़ी थी कि न्यूनतम विचलन कोण पर R1 R2 के बराबर होता है, IE के बराबर होता है, वो इस कारण से होता है। ठीक है, तो ये अपन को ग्राफ बन गया। ये ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं तो इस हिसाब से ये एक पैराबोला टाइप आपको ग्राफ मिलेगा। अब अपन बात करते हैं, टॉपिक है अपना अगला, इसी से जुड़ा हुआ है प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण। क्या टॉपिक है, प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण। वर्ण मतलब होता है रंग और विक्षेपण होता है उनको अलग अलग करना। ठीक है, तो मतलब जब कोई भी श्वेत प्रकाश जब किसी आप प्रिज्म से गुजारते हो, ठीक है, तो जैसे जब भी श्वेत प्रकाश को अपन प्रिज्म से गुजारेंगे, जैसे ये मान लो एक प्रिज्म हुआ ट्रायंगुलर सरफेस में, जब भी कोई एक श्वेत प्रकाश आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब श्वेत प्रकाश के अवयव रंग कितने होते हैं, 7। आपको पता है कि जो 7 रंगों से मिलकर बना होता है अपना सफ़ेद प्रकाश, तो प्रिज्म क्या करेगा, उन सब रंगों को अलग अलग कर देगा। अर्थात श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। कौन करता है ये काम, प्रिज्म करता है। तो ये वर्ण विक्षेपण हो गया, जो आपका सफ़ेद प्रकाश है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यही घटना क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण। अब वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है, जैसे जो प्रिज्म है जैसे किसी भी पदार्थ का बना हुआ है, उस जो पदार्थ का अपवर्तनांक होता है वो डिपेंड करता है प्रकाश पर। ठीक है, प्रकाश के क्या पर, तरंग दैर्ध्य पर। जो प्रिज्म का पदार्थ है या जो अपना जो डिवाइस है उसके जो पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो डिपेंड करेगा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। ठीक है, अब तरंग दैर्ध्य किस पर निर्भर करती है, प्रकाश के रंग पर। ठीक है, अगर प्रकाश का रंग अलग अलग है, जैसे लाल, हरा, पीला, नीला, जो भी अलग अलग रंग है, उन रंगों की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अगर रंगों की तरंग दैर्ध्य अलग है तो उन प्रत्येक रंग के लिए जो अपवर्तनांक भी क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि जो अपवर्तनांक का मान है वो किस पर निर्भर करता है, तरंग दैर्ध्य पर। अब देखो समीकरण 5 से जो विचलन कोण है, न्यूनतम विचलन कोण डेल एम, मतलब जो कोण विचलित हो रहा है वो डिपेंड करता है म्यू पर, पदार्थ के अपवर्तनांक पर। अब अलग अलग रंग के लिए अगर पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग हो गया, ठीक है, अलग अलग रंग के लिए अगर पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग हो गया, तो उस स्थिति में जो विचलन कोण का मान है वो भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। मतलब लाल रंग अलग कोण से विचलित होगा, बैंगनी रंग अलग कोण से विचलित होगा, पीला रंग अलग कोण से विचलित होगा, नीला रंग अलग कोण से विचलित होगा। मतलब जो सभी के सभी जो 7 रंग हैं वो अलग अलग कोण पर क्या हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे। तो अलग अलग कोण पर विचलित हो जाएंगे तो वो रंग आप क्या हो जाएंगे, अलग अलग जाएंगे। तो इस प्रकार जो 7 श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और जब प्रिज्म से जो प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी वो इंद्रधनुष, जैसे इंद्रधनुष टाइप में वो 7 रंगों में विभक्त होकर बाहर निकलेगी। अब देखो अपने यहाँ पे देखो दिखा रखा है कि अगर किसी चीज़ प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है लैम्डा, तो अपने
जो डेरिवेटिव पढ़ा था अपवर्तन का, वहाँ लिखा था कि जो प्रकाश का जो वेग होता है वो डिपेंड करता है तरंग दैर्ध्य पर, ठीक है, और उसके समानुपाती होता है। मतलब अगर किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, तो उसका जो वेग है v, उसका मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब अपन को पता है तो माध्यम का, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अपन ने क्या पढ़ा था, निर्वात में प्रकाश का वेग बट्टा माध्यम में प्रकाश का वेग, अर्थात म्यू इज इक्वल टू क्या आया था, c अपॉन v। मतलब अगर यहाँ से देखो तो म्यू बराबर c बट्टा v है, मतलब पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब अगर वेग ज़्यादा तो अपवर्तनांक कम। और समीकरण नंबर 5 से देखोगे, अगर अपवर्तनांक म्यू का मान कम है तो विचलन कोण का मान भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो अगर तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो वेग ज़्यादा होगा, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो वेग ज़्यादा होगा, वेग ज़्यादा है तो अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। और अगर अपवर्तनांक का मान कम है तो विचलन कोण है उसका मान भी क्या होगा, कम होगा। मतलब जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है उसका विचलन कोण क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब तरंग दैर्ध्य के रूप में देखो अपन ने यहाँ पे एक लिख रखा है ऊपर से नीचे की तरफ, जो श्वेत प्रकाश होता है उसको क्रम के रूप में लिखा है, बेनिया हेपी नाला, बेनिया हेपी नाला। ये तरंग दैर्ध्य के ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है। कौन सा क्रम है, बढ़ता हुआ। मतलब ऊपर वाले रंग की जो तरंग दैर्ध्य कम होती है, मतलब बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होती है। नीचे वाला जो रंग है सबसे नीचे लाल, ठीक है, उस लाल की तरंग दैर्ध्य क्या होती है भाई, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये लाल नीचे वाले की तरंग दैर्ध्य क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, ऊपर वाले की कम हो गई। अब नीचे से ऊपर से जैसे जैसे नीचे चलेंगे तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता जाएगा। तो बेनिया हैप्पी नाला, बे से होता है बैंगनी, नी से होता है नीला, आ से होता है आसमानी, है से होता है हरा, पी से होता है पीला, ना से होता है नारंगी और ला से होता है लाल, ठीक है। ये 6 रंग है। मतलब बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य क्या है, कम है, और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या है, ज़्यादा है। तो जिस रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा उसका विचलन क्या होगा, कम होगा। तो देखो साइड में अपन ने क्या लिखा है कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या हो गई भाई, ज़्यादा हो गई। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होने से उसका जो विचलन कोण का मान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फिर रख रखा है अपन ने बैंगनी, तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कम होती है, तो उसका विचलन कोण क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अर्थात जब आकर आपसे पूछा जाए कि श्वेत प्रकाश में कौन सा रंग है वो सबसे ज़्यादा विचलित होता है, तो आंसर रहेगा बैंगनी रंग, ठीक है। बैंगनी रंग का जो विचलन है वो सबसे ज़्यादा होता है। और ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा रंग है जिसका जैसे विचलन कोण सबसे कम होता है, तो आपका आंसर रहेगा लाल, कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए उसका जो विचलन कोण का मान है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये होता है प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण, अर्थात जो श्वेत प्रकाश का अपने सातों रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण, वो अपन ने यहाँ पर पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसके साथ ही मैं स्टूडेंट से प्रॉपर नोट्स की भी एक पीडीएफ डाल रहा हूँ, तो जहाँ से आप अपने नोटबुक में वो प्रॉपर नोट्स उतार सकते हो। यहाँ अपन ने समझा दिया है, वीडियो को देखते जाओ और वो प्रॉपर नोट्स अपने कॉपी में उतार लेना। यहाँ तक वर्ण विक्षेपण तक आज आपका वीडियो आया तो वर्ण विक्षेपण तक आप नोट्स उतार लेना। कल अपन ने प्रिज्म का जैसे कोणीय विक्षेपण और वर्ण विक्षेपण क्षमता और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो अगले वीडियो में अपन पोस्ट करेंगे। तो ये नोट्स अपने नोटबुक में आप उतार सकते हो। ओके, बाय स्टूडेंट्स।